हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का अंतिम अंश पढ़ेंगे और तत्पश्चात उसके बारे में उसके जो प्रश्नोत्तर हैं, पाठ के प्रश्नोत्तर और कुछ अन्य प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको संक्षेप में उसका सारांश बता देते हैं कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा लेखिका ने एवरेस्ट विजय की अपनी जो रोमांचकारी पर्वतारोहण यात्रा थी उसका संपूर्ण विवरण कलमबद्ध किया है। इसमें बचेंद्री ने अपने अंतिम पड़ाव में शिखर तक पहुंचना, वहां पे तिरंगा लहराने की बात और यात्रा के दौरान जो उन्होंने मुसीबतें या जो उनको रोमांचक अनुभव हुआ उसका उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है। लेखिका ने एवरेस्ट की इस यात्रा में अपने अभियान दल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अनेक खतरों को, कठिनतम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनका सामना किया और वे एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। इस पाठ में आरंभ से ही दल के नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों की और कभी कभी मृत्यु तक को आदमी को स्वीकार करना पड़ता है और इसको बड़ी सहजता से स्वीकार करना पड़ता है। एक बार तो लेखिका मौत के मुंह में जाते जाते बची और फिर भी वे हतोत्साहित नहीं होती हैं। अंततः 23 मई सन 1984 के दिन दोपहर के 1:07 में उन्होंने एवरेस्ट की शिखर पर फतह प्राप्त कर ली। उसके शिखर पर वे पहुंच गईं और इस प्रकार इस पाठ को पढ़ते हुए हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो पाठक भी सभी खतरों से जूझता हुआ और खुद उन्हें झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा है। तो ये रहा पाठ का सारांश। अब हम पाठ के अंतिम अंश को पढ़ेंगे, जबकि लेखिका वहाँ तक पहुँचती हैं उसका उन्होंने वर्णन किया है। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपने झोले में सबसे पहले वहाँ पे पहुँचने के बाद वे शंकु पर, जहाँ की एक व्यक्ति के भी खड़े होने की जगह नहीं थी, वे वहाँ पे जाती हैं और फावड़े से बर्फ़ को काटती हैं। काट करके वह वहाँ खड़े होने का स्थान बनाती हैं और उसके पश्चात वे वहाँ खड़े हो करके वहाँ पे घुटने के बल बैठती हैं और उसके बाद उस शिखर को चूमती हैं और अपने झोले में से हनुमान चालीसा और दुर्गा जी की फ़ोटो निकालती हैं और निकाल करके एक छोटी सी पूजा अर्चना करने के बाद उसे लाल कपड़े में लपेटकर उसको ज़मीन में दबा देती हैं। छोटी सी पूजा करने के बाद वो जब उसे दबा देती हैं उस समय उनके आनंद की सीमा नहीं रहती और इस आनंद की घड़ी में उन्हें उनके माता पिता याद आते हैं। वे आगे कहती हैं कि जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने परम पूज्य अंगदोर जी के प्रति मैंने आदर से सिर झुकाया और अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब उसके पश्चात वे अंगदोर जी को भी बधाई देती हैं क्योंकि उन्होंने भी अपनी दूसरी चढ़ाई पूरी की थी और उसके पश्चात जो है अंगदोर जी उन्हें पीठ थपथपा करके बधाई देते हैं और उनके कानों में फुसफुसा कर बोलते हैं कि दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की। माने उन्होंने पहली बार क्योंकि पर्वतारोहण किया था, परंतु बहुत अच्छे से उन्होंने पर्वतारोहण किया, इसके लिए वे बधाई की पात्र हैं। कुछ देर बाद सोनम पुलजर वहाँ पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए।
इसके पश्चात लोग फ़ोटो खींचने आए और फ़ोटो खींचना शुरू कर दिए। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया और कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हें तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। अब कर्नल खुल्लर को ये समाचार जैसे ही मिला कि ये चारों एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके हैं और इस सूचना मिलते ही उन्होंने लेखिका को बधाई दी और कहा कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देता हूँ इस उपलब्धि के लिए। और अब तुम्हारे इस कार्य पे देश को गर्व है और तुम वापस ऐसी दुनिया में जाओगी जो तुम्हारे पीछे छोड़ कर आई हुई दुनिया से बिल्कुल भिन्न होगा। ये था पाठ का पूरा पाठ। और पाठ समाप्त होने के पश्चात कुछ पाठ के प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात पाठ से संबंधित अन्य प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? जैसा कि आपने पाठ में जाना कि अग्रिम दल का नेतृत्व अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे उपनेता प्रेमचंद। उपनेता प्रेमचंद अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। अब दूसरा प्रश्न है कि लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? सागर माथा शब्द से तात्पर्य है सागर के माथे के समान, तथा एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे स्थानीय नाम दूसरा प्रश्न है कि लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? सागर माथा शब्द का तात्पर्य है सागर के माथे के समान। सागर माथा का अर्थ है सागर के माथे के समान। एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा कहा जाता है। यह नाम लेखिका को बहुत पसंद आया और यह एक स्थानीय नाम है, इसलिए लेखिका इस नाम को बहुत पसंद लेखिका करती हैं। अब अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कि लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? इस प्रश्न का उत्तर है कि एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए लेखिका को एक भारी बर्फ का फूल दिखा। पर्वत शिखर पर लहराता हुआ यह ध्वज सा लग रहा था। जब 150 किलोमीटर की लंबाई तेज़ रफ्तार से हवा चलती है तो ये बनता है। तो एवरेस्ट की तरफ जब लेखिका ने देखा तो उन्हें एक भारी बर्फ का फूल जैसा देखा। अब चौथा प्रश्न है कि हिमस्खलन में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? इस प्रश्न का उत्तर है कि हिमस्खलन में 1 की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हुए। हिमस्खलन में 1 की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हुए। अगला इसका प्रश्न है, मौखिक प्रश्न में अगला प्रश्न है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है कि एक शेरपा कुली की जब मृत्यु हुई तो उसके और 4 घायल होने के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे अवसाद से भर गए। तो जिसे देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी मृत्यु को बड़े ही सहज भाव से लेना पड़ता है, सहज भाव से स्वीकार करना पड़ता है। फिर से एक बार इसका उत्तर आपको बता देती हूँ कि एक शेरपा कुली की मृत्यु और 4
कुली के घायल होने पर अभियान दल के सभी सदस्यों के चेहरे अवसाद से भर गए। उनके चेहरे पर दुख की छाया दिखने लगी। तो इस पर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और कभी कभी मृत्यु भी होती है, तो हमें इसे सहज ढंग से स्वीकार करना चाहिए। अब अगला प्रश्न 6वां है, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? इस प्रश्न का उत्तर है कि रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु अनुकूल न होने के कारण हुई। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई के दौरान जलवायु अनुकूल नहीं थी और हिमपात के अनियमित और अनिश्चित होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। अब अगला प्रश्न है कि लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस प्रकार दिया? जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा कि लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस प्रकार दिया। इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखिका ने अपना परिचय देते हुए कहा कि लेखिका ने अपना परिचय देते हुए जब साउथ कोल के बेस कैंप पे पहुंची तो शेरपा कुली को देखा, तो उन्होंने अपने शेरपा तेंजिंग को देखा, तो उन्होंने कहा कि अपना परिचय देते हुए कहा कि वे नौसिखिया हैं और यह उनका पहला अभियान है। वे एक नौसिखिया हैं और उनका ये पहला अभियान है। अब अगला प्रश्न है अंतिम 9वां प्रश्न, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें किन शब्दों में बधाई दी? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें किन शब्दों में बधाई दी? ये अगला प्रश्न है। इसका उत्तर है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। अब तुम ऐसे देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हारे पीछे छोड़कर आए संसार से एकदम भिन्न है। अब हम आपको पाठ पर आधारित अन्य कुछ प्रश्न आपको करवा देते हैं। कुछ अन्य प्रश्नों में जो पाठ पर आधारित हैं परंतु पाठ्य पुस्तक के नहीं हैं, माने कहानी के आधार पर हैं। तो उन प्रश्नों में पहला प्रश्न है, किस जानकारी ने लेखिका को भयभीत कर दिया? किस जानकारी ने लेखिका को भयभीत कर दिया? इसका उत्तर है, लेखिका को जब ये जानकारी मिली कि हिमपात के खतरे आना और अनहोनी घटना हो सकती है। हिमपात के खतरों मतलब रास्ते में जो हिमपात का खतरा मिलेगा वो अक्सर आता ही रहेगा और साथ साथ अनहोनी घटना भी हो सकती हैं। इस संपूर्ण यात्रा में इसी तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं। हिमपात और हिमखंड का गिरना लगातार जारी रहेगा, तो और सभी पर्वतारोहियों और कुलियों को हिमपात की कठिनाइयां सहनी पड़ेंगी। इन जानकारियों से लेखिका भयभीत हो जाती हैं, थोड़ी देर के लिए उनको भय लग जाता है। अंगदोर्जी के पांव ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? इसमें दूसरा प्रश्न है, अंगदोर्जी के पांव ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? इसका उत्तर है कि अंगदोर्जी कुशल पर्वतारोही था। वह बिना ऑक्सीजन के बर्फ पर चलने का अभ्यस्त था। अंगदोर्जी एक कुशल पर्वतारोही था और वह ऑक्सीजन के बिना बर्फ पर चलने का अभ्यस्त था। इसीलिए वह यात्रा में ऑक्सीजन नहीं लगाता था, परंतु बिना ऑक्सीजन के उसके पांव ठंडे पड़ जाते थे। अब अगला प्रश्न है, लेखिका ने शिखर विजय के अवसर पर किन्हें स्मरण किया? लेखिका ने
शिखर विजय के अवसर पर किसे स्मरण किया। तो पाठ के अंत में हमने पढ़ा है कि लेखिका जब शिखर पर पहुंचती हैं, छोटी पूजा अर्चना के बाद उन्हें अपने माता पिता की याद आती है। ये आपने पढ़ा है। इसी के अनुसार इसका उत्तर होगा कि जब लेखिका हिमालय के शिखर पर पहुंचती हैं तो लेखिका को अपने माँ और दुर्गा माँ, हनुमान चालीसा को उन्होंने याद किया, उसकी पूजा अर्चना की। उसके पश्चात उन्होंने अपने माता पिता को याद किया। अब अगला प्रश्न है, प्लूम अर्थात भारी बर्फ का बड़ा फूल कैसे बनता है। अगला प्रश्न है कि प्लूम अर्थात भारी बर्फ का फूल, प्लूम अर्थात भारी बर्फ का फूल कैसे बनता है। फूल कैसे बनता है, ये अगला प्रश्न है। प्लूम अर्थात भारी बर्फ का फूल कैसे बनता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि प्लूम अर्थात भारी बर्फ का बड़ा फूल जो एवरेस्ट के शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 मीटर की या इससे भी अधिक तेज़ गति से हवा चलने के कारण बनता है। प्लूम अर्थात भारी बर्फ का फूल, बड़ा फूल एक शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 मीटर या इससे भी अधिक तेज गति से हवा के चलने के कारण बनता है। हवाओं के कारण सूखी बर्फ पर्वत पर उड़ती है और यह एक प्रकार की ध्वजा का या प्लूम का रूप धारण कर लेती है। जब तेज़ हवा के कारण सूखी बर्फ उड़ती है और यह एक ध्वजा या प्लूम का आकार ग्रहण कर लेती है। अब अगला प्रश्न है कि हिमपिंड लेखिका के कैंप पर कैसे गिरा। अगला प्रश्न है कि हिमपिंड लेखिका के कैंप पर कैसे गिरा। लेखिका के कैंप पर कैसे गिरा, ये अगला प्रश्न है। कैसे गिरा। अगला प्रश्न है, हिमपिंड लेखिका के कैंप पर कैसे गिरा। इस प्रश्न का उत्तर है कि लोहोत्से ग्लेशियर के टूटकर एक लंबा हिमपिंड लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर एक लंबा हिमपिंड लेखिका के कैंप के ऊपर आकर ऐसे गिरा जैसे एक्सप्रेस रेलगाड़ी तेज गति से भीषण गर्जना करते हुए आती है। यहाँ बता रहे हैं, पाठ में बता रही हैं कि लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर एक लंबा हिमपिंड लेखिका के कैंप के ऊपर आकर ऐसे गिरा जैसे एक्सप्रेस रेलगाड़ी तेज गति से भीषण गर्जना करते हुए आती है। इसके गिरने से उनका कैंप तहस नहस हो गया। ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न है कि तेनजिंग से मिलने पर लेखिका ने अपना परिचय कैसे दिया और तेनजिंग ने उसकी तारीफ करते हुए क्या कहा। ये है हमारा अगला प्रश्न। तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है कि तेनजिंग के मिलने पर लेखिका ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ करते हुए कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो पहले ही प्रयास में
शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, पर्वतारोहियों को हिमपात के कारण क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं? पर्वतारोहियों को हिमपात के कारण क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं? ये है प्रश्न और इसका उत्तर है, पर्वतारोहियों को हिमपात के कारण पग पग पर परेशानियां उठानी पड़ती हैं। पर्वतारोहियों को हिमपात के कारण पग पग पर परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हिमपात के कारण भूस्खलन हो जाता है, चट्टानें खिसक कर नीचे गिर जाती हैं। हिमपात के कारण भूस्खलन हो सकता है, चट्टानें खिसक कर नीचे गिर जाती हैं, यात्री बर्फ के नीचे दबकर मर सकते हैं। वातावरण में बर्फ की आंधी चलने लगती है और उसके कारण कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। तेज हवा के कारण, हिमपात के कारण जो है वातावरण में बर्फ की आंधी जैसे चलने लगती है और उसके कारण कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। हिमपात के रास्ते में लगाए गए जो हिमपात से जो होता है, रास्ते में लगाए गए जो निशान हैं, झंडियाँ हैं तथा रास्ते का जो और भी चिन्हित किया गया चीज़ है वो सब नष्ट हो जाता है। कभी कभी यात्रियों के तंबू तक नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी यात्रियों के तंबू तक नष्ट हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बेस कैंप में लेखिका ने किसे निहारा? अगला प्रश्न इस प्रकार है कि बेस कैंप में लेखिका ने किसे निहारा? बेस कैंप से लेखिका ने किसे निहारा? इस प्रश्न का जवाब ये है कि एवरेस्ट शिखर को लेखिका ने पहले 2 बार देखा था, लेकिन दूरी से। एवरेस्ट शिखर को लेखिका ने पहले 2 बार देखा था, परंतु दूरी से देखा था। बेस कैंप पहुंचने के दूसरे दिन उसने एवरेस्ट पर्वत पर इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। दूसरे दिन जब वे बेस कैंप पहुंची तो उन्होंने इसकी दूसरी श्रेणियों को भी देखा। वह भौचक्की होकर खड़ी रह गई। वह वहाँ पे भौचक्की रहकर भौचक्की यानी कि आश्चर्यचकित, भौचक्की होकर खड़ी रह गई। और एवरेस्ट लोत्से और नुत्से की जो ऊंचाइयां हैं उनसे घिरी इन बर्फीली ऊंची नीची नदी को वे निहारती रह गई, उसके सौंदर्य को ये निहारती रह गई। अगला प्रश्न इसका है कि लाहाटू कौन था, उसकी भूमिका क्या थी? लाहाटू कौन था और उसकी भूमिका क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर है कि लाहाटू पर्वतारोही दल का महत्वपूर्ण सदस्य था। लाहाटू पर्वतारोही दल का प्रमुख सदस्य था और उसी ने रस्सी के सहारे चलने का प्रबंध किया। लाहाटू पर्वतारोही दल का मुख्य सदस्य था और उसी ने रस्सी के सहारे चलने का प्रबंध किया। इसलिए लंबे समय तक बर्फ में रहने के कारण उनके पाँव ठंडे पड़ जाते थे। फिर भी वे जो है लाहाटू जो है उनको नायलॉन की रस्सी लेकर आके बांधता है और उसके सहारे उनको ऊपर चढ़ाई करने के लिए कहता है और जिससे उनको आसानी होती है। अब ये है कि अंगदोर्जी के पाँव ठंडे क्यों पड़ जाते थे, तो इसका उत्तर हम पहले एक बार देख चुके हैं। इसका उत्तर कि अंगदोर्जी के पाँव इसलिए ठंडे पड़ जाते थे क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करते थे। वे इस कार्य में निपुण थे, कुशल थे, किंतु ऐसा करने के कारण उनके पाँव ठंडे पड़ जाते थे। अब अगला प्रश्न है, बचेंद्री पाल पर मृत्यु संकट कैसे आ पड़ा? उनकी रक्षा किसने की और कैसे की? बचेंद्री पाल पर मृत्यु संकट कैसे आ पड़ा, उसकी रक्षा
किसने की और कैसे की, ये प्रश्न है। तो पाठ के अंतर्गत ये बताया गया है कि एक बार जब वे सो रही थी, गहरी नींद में थी, तो लगभग 12:30 बजे एक बड़ा सा हिमपिंड जो है लुढ़कते हुए आता है और उनके कैंप के ऊपर से वह लुढ़कता हुआ आगे निकल जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जिसका जो कि उनके सिर के पीछे हिस्से को छूता हुआ आगे निकलता है। उस समय उन्हें ऐसा, उनकी नींद खुल जाती है जबकि वे गहरी नींद में थी और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ से चल जा रही है और एक बड़ा सा धमाका भी होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर अब हम जानेंगे। बचेंद्री पाल कैंप 3 में गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक रात को 12:30 बजे लोत्से पर्वत से एक बड़ा हिमखंड नीचे आ गिरा। वह इतनी तेजी में और इतनी भीषण गर्जना करते हुए गिरा जैसे एक्सप्रेस ट्रेन बड़ी तेजी से टकरा गई हो। ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन बड़ी तेजी से टकरा गई हो, ऐसी भीषण गर्जना उसकी थी। बचेंद्री ने अनुभव किया कि कोई ठंडी चीज़ उनके ऊपर से उन्हें कुचलती हुई निकल चुकी है। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि कोई ठंडी चीज़ उनके ऊपर से उन्हें कुचलती हुई आगे निकल रही है। फिर अचानक वह हिमखंड सारे कैंप को नष्ट करता हुआ वहीं जम गया। फिर वह हिमखंड जो है उनके पूरे कैंप को उसने नष्ट कर दिया और फिर वहीं वह जम गया। बचेंद्री के साथी लोब्सांग ने स्विस छुरी की सहायता से बर्फ को काटा और लेखिका को सुरक्षित उसमें से बाहर निकाला। इस प्रकार उनके जीवन की रक्षा हुई। ये था इस प्रश्न का जवाब। अब अगला प्रश्न है, लेखिका ने अंगदोर्जी के साथ शिखर यात्रा छूने का फैसला क्यों किया? लेखिका ने अंगदोर्जी के साथ शिखर यात्रा पर जाने का या शिखर को छूने का फैसला क्यों किया? इसका उत्तर है कि लेखिका जानती थी कि अंगदोर्जी के साथ एक ही दिन में पर्वत शिखर पर जाने और आने में बहुत कठोर परिश्रम करना होगा। ये बात वे जानती थी कि एक ही दिन में पर्वत शिखर पर जाना और आना ये कार्य अत्यंत श्रम साध्य है और इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु फिर भी वह उनकी क्षमता पर विश्वास करती थी, अंगदोर्जी की क्षमता पर विश्वास करती थी और उसे अंगदोर्जी की कर्मठता और आरोहण का जो तरीका है उस पर भरोसा था। इसीलिए उन्होंने इस भरोसे के साथ उनके साथ पर्वत शिखर को छूने का फैसला किया। क्योंकि वे अंगदोर्जी की पर्वतारोहण कला से और उनकी कर्मठता से परिचित थी और उनको उन पर भरोसा था और इसी भरोसे के कारण उन्होंने अंगदोर्जी के साथ शिखर को छूने का फैसला किया। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि खतरों को सामने देखकर भी लेखिका एवरेस्ट पर क्यों जाना चाहती थी? खतरों को सामने देखकर भी लेखिका एवरेस्ट पर क्यों जाना चाहती थी? खतरों को सामने देखकर भी लेखिका एवरेस्ट शिखर पर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उन्हें इस कार्य के प्रति रुचि थी। लेखिका की आंखों के सामने जानलेवा खतरे थे। उसे बर्फ का बहुत बड़ा बवंडर सामने दिखाई दे रहा था। फिर भी लेखिका पर्वत शिखर पर पहुंचना चाहती थी क्योंकि इसमें उनकी रुचि थी। उनके मन में कठिनतम चुनौतियों का सामना करने की एक ललक थी और पर्वत शिखर की दुर्गम चोटी को देखने की एक उनके मन में उत्सुकता थी। इसी कारण वे जो है इस कठिन चुनौती को स्वीकार करती हैं और स्वीकार करके वह एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहती हैं।
क्योंकि एवरेस्ट की चढ़ाई करना एक कठिन चुनौती का कार्य था और उनको बहुत पहले से बचपन से ही उन्हें एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की उनके मन में एक लालसा थी और इसी कारण वे इस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाती हैं, इस पर्वतारोहण को करना स्वीकार कर लेती हैं। धन्यवाद। अब शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।